एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का पार्ट 2 देखेंगे। वहां पे एक कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहां से आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सेक्शन है वहां पूरा का पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि जो मतलब मैंने कल आपको बोलना भूल गया था एक कॉन्सेप्ट कि दो सवाल उठ रहे हैं कि क्या टू कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, दो कंपाउंड के सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकते हैं क्या? कैन टू कंपाउंड्स, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, दो कंपाउंड का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है या नहीं? ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? आपके मन में आया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला सेम कैसे होगा। देखो, दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दो मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी सेम नहीं हो सकता, नहीं तो उसको डिफाइन ही कौन करेगा। ठीक है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, तो आंसर इज यस, हो सकता है। कैसे? देखो, कल मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होता है? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अगर एक कंपाउंड है C2H4 और उसका n है 2, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2 होगा, है कि नहीं? अगर एक फॉर्मूला है C3H6 और उसका N3 होगा, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2 होगा। तो देखो, एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ सकता है, C4H8 4CH2। तो यही तो एम्पिरिकल फार्मूला है, जो कि होल नंबर में रहता है। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला कभी फ्रैक्शन में, कभी डेसिमल में या फिर कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। जो आएगा होल नंबर में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। कैसे आएगा? पॉजिटिव इंटीजर में हमेशा आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि C1.33 और H4, ऐसा नहीं आ सकता। C1H4 ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट होल नंबर में आएगा। अच्छा, ये एक सवाल था जो कि आंसर होगा इसका यस। अभी देखें, ओके, तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर एक क्वेश्चन देगा, उससे परसेंटेज कंपोजिशन, ये है एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन के बीच का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। हाँ, और एक क्वेश्चन भी है। और एक क्वेश्चन क्या है? क्या एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बी सेम, यानी कि कभी एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है या नहीं? तो इसका भी आंसर है यस। क्यों है यस? मॉलिक्यूलर फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला का n टाइम्स। अगर m 1 हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इफ n इक्वल्स टू 1 और 1 भी तो होल नंबर है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया, यानी कि NH3 का यहाँ पर N1 है, H3 है, तो इसका और कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ सकता। यही सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा, यानी कि ये अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, और दोनों का मास भी सेम है, ताकि n इक्वल टू 1। समझ में आ गया? तो दो क्वेश्चन, ये दोनों असर्शन रीजन में आपको पूछ सकता है, या फिर कई सारे टीचर्स यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो चालाकी से खेलना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अभी हम क्वेश्चन खेलेंगे। एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके रिलेटेड जो सवाल होगा वही मैं बताऊंगा। सपोज एक क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाफ कार्बन इक्वल टू 60%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6.66%,
ऑक्सीजन इक्वल टू 53.33%, ठीक है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60, देन फाइंड द कंपाउंड। तो कंपाउंड हमको निकालना है और ये मुझे डाटा दे दिया गया है कि कार्बन कितने परसेंटेज है, हाइड्रोजन कितने परसेंटेज है, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है और उसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको दे दिया गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हम बोलते हैं क्या, इस साइड क्वेश्चन का नाम लिख लो कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि जब आपको परसेंटेज देगा तो वही परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हम लिखेंगे टैबुलर फॉर्म में। कैसे टैबुलर फॉर्म में? पहले कॉलम करेंगे जहां पर एलिमेंट को लिखेंगे, दूसरा करेंगे जहां पर हमको परसेंटेज लिखना है, ठीक है, यानी कौन कितने परसेंटेज में है। तीसरा कॉलम में हमको लिखना है एटॉमिक वेट लिखना है। क्या लिखना है? एटॉमिक वेट लिखना है, ठीक है। चौथा कॉलम में, ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास लिखना है, परसेंटेज बाय मास लिखना है, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है। ऐसे ही हम लिखते चलेंगे, ठीक है। अगर एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। उसका परसेंटेज कार्बन का कितना दिया हुआ है 60, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 6.66 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 53.33%, ठीक है, 53.33%। तो अभी एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 हमको पता है, ऑक्सीजन का होता है 16। अभी जो परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है ना, यानी कि इसको हम बोलेंगे परसेंटेज मोल, मोल का परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज बाय मास की जगह आप लिख लो परसेंटेज बाय मोल, यानी कि अगर हम परसेंटेज मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट करेंगे तो हमको मास अपॉन एटॉमिक वेट क्या निकल के आता था, मोल निकल के आता था, मास अपॉन एटॉमिक वेट मोल निकल के आता था। तो परसेंटेज मास अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट परसेंटेज मोल निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो परसेंटेज बाय मोल क्या होगा, ओके, सॉरी यहाँ पर 60 नहीं है, यहाँ पर 40% है। तो मैंने तो सोच रहा हूँ कि कैसे ये 100% के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 है, ठीक है, तो 40/12 हो जाएगा, ये 6.66/1 हो जाएगा, ये 53.33/16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 40/12, 12 3 जा 36, 4 0 12 3 जा 36, 4 0 12 3 जा 3.33, 6.66/1 36.66, 53.33/16, ये भी हो जाएगा आपका क्या 3.33, 16 3 जा 48 और 16 को 0.633 से मल्टीप्लाई करने में 5.33 आ जाएगा। तो ये हो गया 3.33, आपको कैलकुलेट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, यहाँ पर जो परसेंटेज बाय मोल में लिखा ना, परसेंटेज बाय मोल, इसको जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करना है। यहाँ पर सबसे छोटा कौन है 3.33 है, 3.33 है, लेकिन 3.33 सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.33 से 3.33 को डिवाइड कर देंगे, यानी 1 आ जाएगा। यही 3.33 से 3.33 को डिवाइड करना है। यहाँ पर 6.66 से 3.33 को डिवाइड करना है, तो आंसर 2 आ जाएगा। 6.66 से 3.33, मतलब हमेशा ये जो लोअर नंबर आया है हमारा 3.33, ये हो या फिर ये हो, जो भी हो, लेकिन लोएस्ट तो यही है, उससे मतलब परसेंटेज बाय मोल को उससे ही डिवाइड करना है जो सबसे छोटा आया है। तो यहाँ पर 3.33 अपॉन 3.33, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। तो इससे मुझे पता चला कि कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, मतलब CH2O है, CH2O है। और जो ये आया ये सिंपलेस्ट रेशियो है, लेकिन ये एम्पेरिकल रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब क्या है, मतलब उससे सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलर मास का तो सिंपलेस्ट हो सकता है, लेकिन एम्पेरिकल मास का सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। तो यही जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही तो एम्पेरिकल फार्मूला है, वही तो एम्पेरिकल रेशियो है, ठीक है।
तो CH2O ये हो गया मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मास क्या होगा, CH2 होगा, एम्पेरिकल मास कितना होगा, तो 12 प्लस 2 14 प्लस 16 यानी कि 30। तो 30 हो गया मेरा क्या, एम्पेरिकल मास। यहां पर मैं एम्पेरिकल मास लिख रहा हूं, ई मास यानी कि एम्पेरिकल मास। ठीक है, 30। लेकिन मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन है 60, तो एम क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास 60 दे दिया गया है, एम्पेरिकल मास आपको 30 दे दिया गया है, तो आंसर मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 2 आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या होगा, कि 2 into CH2O, 2 into CH2 यानी कि C2H4O2, ये मेरा कंपाउंड आ गया। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपके पास लाए हुए हैं, हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, अभी 4 क्वेश्चन हम जो करेंगे वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आई गारंटी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, वही आपको देखना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि वहां पे मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने यह रहा कि अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके रिलेटेड क्वेश्चन कि सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव्स द फॉलोइंग कंपोजिशन, दैट इज सोडियम कितना है, ओके, सोडियम दिया गया है मुझे 43.4%, कार्बन दे दिया गया है मुझे 11.3% एंड ऑक्सीजन दे दिया गया है 45.3%। तो मैंने पहले बना लूंगा यहां पर एलिमेंट का कॉलम। ठीक है, एलिमेंट का कॉलम, वहां पर परसेंटेज कितना दे दिया है उसका कॉलम, ओके, एटॉमिक वेट का कॉलम, परसेंटेज बाय मोल यानी कि मोल परसेंटेज का कॉलम, और सिंपलेस्ट रेशियो का कॉलम। सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वही क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मुझे दे दिया गया है एलिमेंट मेरा सोडियम रहेगा, कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा। उसका परसेंटेज एनालिसिस मुझे दे दिया गया है 43.4%, कार्बन का दे दिया गया है 11.3% और ऑक्सीजन का दे दिया गया है 45.3%। क्या, 45.3%। और हमें एटॉमिक वेट तो पता है, सोडियम का क्या होता है 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यही आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज बाय मोल क्या करेंगे हम कि 43.4 को 23 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 11.3 को 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 45.3 को 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम करेंगे ये 23 1 जा 23, यहाँ पर 204 अगर होगा तो 23 8 जा कितना होगा, 23 184 होगा, फिर 204 आएगा 1.88 आ जाएगा। ठीक है, अभी 11.3 को 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 0 जा 0, ओके, सॉरी 12 0 जा 0, 12 9 जा 108, 50 तो 12 4 जा 0.94 आ जाएगा। इसको अगर हम करेंगे 16 2 जा 32, 13 3 16 8 जा 128 और 16 2 जा तो 2.82 मेरा आ गया, 2.82। ये आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन के सेपरेट वीडियो में एक लेके आऊंगा, नहीं तो आप इसको नॉर्मली अपने कॉपी के पीछे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, जो यहाँ पे सबसे छोटा है, क्या छोटा है 0.94, सबसे छोटा क्या है 0.94 है, तो उसको डिवाइड करना है हमेशा के साथ। तो यानी कि 1.88 को 0.94 से डिवाइड करना है, करोगे अगर 2 आ जाएगा। 0.94 को 0.94 से डिवाइड करना है, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 आ जाएगा। 2.82 को 0.94 से डिवाइड करना है, अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि Na का 2 होगा, कार्बन का 1 होगा,
ऑक्सीजन का 3 होगा। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, ठीक है, Na2CO3। तो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि सिंपलेस्ट फार्मूला Na2CO3, और Na2CO3 का आप मास अगर कैलकुलेट करोगे तो 106 होगा, 106 होगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम का 23 × 2 यानी कि 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, और आप वो कैलकुलेट करोगे तो 46 प्लस 12 प्लस 48, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1066। कितना आ जाएगा, 1066 आ जाएगा, ठीक है, रेडी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करेंगे। तो यही वाला क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एम्पिरिकल फार्मूला है तो यही देखने को मिलेगा, क्योंकि यही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा आपको फोकस करना ही है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे दिया गया है कि 2.2 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर हैज 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इन इट, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे। क्या दे दिया गया है कि 2.2 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड का मास कितना है, कंपाउंड है टोटल 2.2 ग्राम का, ठीक है। और ये कंपाउंड क्या क्या कंटेन किया हुआ है, फास्फोरस कंटेन किया गया है और सल्फर कंटेन किया गया है। सल्फर का ओके, तो 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस का मास दे दिया गया है 1.24 ग्राम। फास्फोरस का मास कितना दे दिया गया है, 1.24 ग्राम। तो बाकी रिमेनिंग बचा हुआ सल्फर ही रहेगा, जाहिर सी बात है, बाकी बचा हुआ सल्फर ही रहेगा ना। तो 2.20 माइनस 1.24 यानी कि 0.96 ग्राम मेरा सल्फर रहेगा, ठीक है, ठीक है। और याद रखना, जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला इस मास से कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हमको पहले मोल ही कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, मोल निकालना होगा। तो आपको मोल अगर निकालोगे तो गिवन वेट 1.24 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फास्फोरस 31, तो मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 0.04 आ जाएगा, ठीक है, 0.04 आ जाएगा, ठीक है। अब सल्फर का जब मोल निकालेंगे तो 0.96 अपन सल्फर का क्या होता है, 32 होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.03, ओके। और इसका मोल रेशियो, फास्फोरस और सल्फर का मोल रेशियो क्या होगा, यानी कि AnP/NS कितना होगा, 0.04/0.03 यानी कि 4/3, यानी कि फास्फोरस 4 रहेगा, सल्फर 3 रहेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा P4S3। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, P4S3, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला मुझे पूछा गया है, तो P4S3 मेरा आ गया। क्योंकि हम डायरेक्ट यहां पर वेट से नहीं निकाल सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी हिंट नहीं दे दिया गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला मुझे नहीं दे दिया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे नहीं दे दिया गया है। तो टोटल कंपाउंड का मुझे मास दे दिया गया है, उसके रिलेटेड फास्फोरस कितना है दे दिया गया है, बाकी मैं कैलकुलेट करूंगा सल्फर कितना रहेगा, उसको मोल पे कन्वर्ट करूंगा और दोनों मोल का अगर रेशियो ले लूंगा तो मेरा कंपाउंड आ जाएगा, एम्पिरिकल क्या होगा। तो P4S3 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, एक थ्योरी में और यहां पर 2 प्रॉब्लम हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 2 oxides of a metal contains 50% and 40% of the metal respectively. The formula of the first oxide is MO. Then the formula of the second oxide is, ठीक है। 2 oxide of a metal contains 50% and 40% of the metal. Okay, देखो पहला दे दिया गया है MO, दूसरा का पूछा गया है, ठीक है, यानी कि मैं इसको लिखूंगा MOX, इससे लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है। 50% एंड 40% ऑफ द मेटल, अगर 50% मेटल ये रहेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी 50% रहेगा, क्योंकि टोटल के ऊपर 100% होता है। अगर मेटल पहले वाले में 50% रह गया तो ऑक्सीजन भी 50% रहेगा, यानी कि उनका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, है कि नहीं, 1:1 आएगा। अभी दूसरा का मुझे दे दिया गया है
कि 40% ऑफ द मेटल, तो ये अगर 40% मेटल रहेगा तो दूसरे वाले में ऑक्सीजन 60% रहेगा। अगर हम रेशियो ले लेंगे तो 2:3 वाला आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 2:3 वाला आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तो 2:3 अगर आ जाएगा तो M2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा मेरा आंसर, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, क्योंकि दो मेरा मेटल का आ गया, 2 रेशियो, यानी कि M2 और O3 आ जाएगा। तो मेरा आंसर M2O3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑक्साइड अगर आपको दे दिया गया है MO, देन फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड, तो आपको आ जाएगा M2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, an oxide of a metal M has a 40% by mass of oxygen। ठीक है, फिर से दे दिया गया है अगर मेटल ऑक्साइड रहेगा, ओके, 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन अगर 40% रहेगा तो मेटल का मास कितना रहेगा? 60% रहेगा। ठीक है, 60% रहेगा। मेटल M हैज एटॉमिक मास 24। मेटल M का एटॉमिक मास मुझे दे दिया गया है कितना? 24। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो मुझे पता है, एटॉमिक मास मुझे पता है 16 होता है, 16 होता है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, अगर परसेंटेज और एटॉमिक वेट मुझे दे दिया गया होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, जो कि हम कर रहे थे, जो टेबुलर फॉर्म में कर रहे थे ना, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे 60/24 अगर हम करेंगे, यहाँ पर 40/16 करेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 5 बार, 12 से 2 बार 5/2 आ जाएगा, और ये 8 से 5 बार, 8 से 2 बार, ये भी 5/2 आ जाएगा। तो दोनों के मोल का रेशियो ले लेंगे, यानी कि 5/2 अपॉन 5/2, जो कि 1 हो जाएगा, 1/1। तो मेरा 1:1 आ जाएगा। ठीक है, 1:1 आ जाएगा। और क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड क्या होगा? MO होगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? MO हो जाएगा। यानी कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, क्योंकि रेशियो सेम है, ठीक। तो और M का 1 है और O का 1 है, तो मेरा फार्मूला 1:1 यानी कि MO आ जाएगा। ठीक है, MO आ जाएगा। तो आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हम 5 प्रॉब्लम डिस्कशन किए। सबसे पहले 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए, जो कि आपके मन में आया होगा। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का द एंड हो चुका है। क्या हो चुका है? द एंड हो चुका है। और हम कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, जो होता है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल रिएक्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ऐसे ही जो 5 लॉ है उसको डिस्कशन करेंगे और उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई डाउट भी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ताकि मैं आपका डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।